हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेईई नीट टारगेट। तो आज हम लोग देखा जाएगा सरफेस केमिस्ट्री का फुल लेक्चर एक अमेजिंग टेक्निक एंड ट्रिक द्वारा। ये 35 डेज केमिस्ट्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें सीबीएसई बीएसईबी जो भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अ सरफेस। सरफेस क्या होता है और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग। तो केमिस्ट्री का एक वैसा या पार्ट होता है जिसके अंतर्गत हम लोग सरफेस से रिलेटेड फेनोमेना का स्टडी किया जाता है। सरफेस में होने वाली जितनी घटना होती है सबका स्टडी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत ही करते हैं लोग। यह मतलब थियोरेटिकल लेसन होता है, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम होता है। और इसमें सबसे पहले ये भी है कि इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी कंफर्म है कि आएगा ही तो आएगा। तो सरफेस का हमसे पूछा जाए व्हाट इज अ सरफेस, तो सरफेस क्या होता है, यूनिवर्स का में वह भाग मतलब कोई सब्सटेंस हो गया उसका वह पार्ट जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है वह सरफेस कहलाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ सरफेस तो क्या बताइएगा लोग। किसी भी सरफेस क्या होगा, सरफेस एटमॉस्फेयर मतलब कि सब्सटेंस का वह पार्ट होता है जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। जस्ट लाइक हमारा बुक का यह ऊपर वाला पेज हो गया, तो यह भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो यह सरफेस कहलाएगा। लेकिन इसका जो अंदर वाला पार्ट हो गया ये तो हमारा एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, मतलब जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल होगा इसी पे आकर जमा होगा तो यही क्या कहलाएगा, सरफेस कहलाएगा। तो सरफेस रिलेटेड फिनोमेना जिसमें हम पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका सरफेस केमिस्ट्री कहलाएगा। जस्ट लाइक देखिए सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर्स एट द सरफेस इंटरेक्शन इंटरफेसेस, मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे लोग, सरफेस और इंटरफेसेस के बारे में स्टडी किया जाएगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेसिस, मतलब इसमें आकर के क्या जमा होगा, एटम और मोलिकुल आकर के जमा होते हैं। रेदर देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड इट इज का क्या आता है, टर्म एंड एडजर्प्शन, जिसमें इसे ज्वाइंटली हम लोग 3 टर्म पढ़ेंगे लोग। आइए आपको सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग एक जैसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग का मिलेगा एडजर्प्शन। यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम लोग कौन सा टर्म मिलेगा जी, एडजर्प्शन। दूसरा होगा एब्जर्प्शन। थर्ड नंबर में होगा सर्प्शन। उसके बाद से होगा डिजर्प्शन, अकुलजन, एडजर्बेट, एडजर्बेंट। ये हम लोग का एक रिलेटिव टर्म होगा, सबको हम लोग एक साथ आसानी से एक एक करके सीखेंगे लोग, अभी टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले हमसे कोई पूछेगा एडजर्प्शन क्या होता है, तो एडजर्प्शन ऐसे याद नहीं, सरफेस फिनोमेना होता है। और जो यह होगा ये बल्क फिनोमेना होता है। जो सरफेसन होता है एडजर्प्शन प्लस एब्जर्प्शन को एक साथ हम लोग ज्वाइंटली क्या कहते हैं लोग, सर्प्शन कहते हैं लोग। और डिजर्प्शन का होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजर्प्शन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजर्प्शन इज कॉल्ड सर्प्शन। और अकुलजन क्या होता है, जब कोई मान लीजिए हम लोग का मेटल का सरफेस हो, एक कोई मेटल हो और इस पे गैसेस आकर के जमा हो तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, अकुलजन कहलाता है। और एडजर्बेट क्या होता है, जो आकर के जमा होता है वह एडजर्बेट कहलाएगा और जो जमा करता है वह एडजर्बेंट कहलाएगा। तो फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं, एडजर्प्शन सरफेस फिनोमेना होता है, एब्जर्प्शन बल्क फिनोमेना होता है, सर्प्शन जो होता है एडजर्प्शन और एब्जर्प्शन का ज्वाइंट रूप से हम लोग सर्प्शन के नाम से जानते हैं लोग। डिजर्प्शन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजर्प्शन। अकुलजन जो होता है मेटल के सरफेस पे जब गैसेस पार्टिकल आकर के जमा होता है तो उसका अकुलजन कहते हैं लोग। एडजर्बेट क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस आकर के सरफेस पर जमा होता है, जमा होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, एडजर्बेट। और जमा करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, एडजर्बेट। जिसमें इसी बुक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे लॉन्ग टाइम के लिए, इसके सरफेस जो पेज है इस पे आकर क्या हो जाएगा, 10 पार्टिकल आकर के जमा हो जाएगा। तो पेज को हम लोग क्या कहेंगे लोग, एडजर्बेंट कहेंगे लोग।
और जो डस्ट पार्टिकल आकर के जमा होगा वो एडजॉर्बेट कहलाएगा। तो आई होप कि यह आपको समझ में आएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखना हो तो ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक हमारा एसी हो गया, तो हमारा एक सरफेस ले लो, तो इसके ऊपर आकर जब डस्ट पार्टिकल आकर के जमा हो जाएगा तो यह हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। और जो अंदर वाला पार्ट हो गया यह क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। और जो यह प्रोसेस कहलाएगा, यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन कहलाएगा, क्योंकि यह सरफेस पे केवल आकर के जमा हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोग एडजॉर्प्शन कहेंगे लोग। वही इसमें ऐसे हम लोग बना दिए लोग, अब इसके अंदर आकर के जमा हो गया तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। जबकि हम लोग क्या देखे लो, एक ऐसे ही बना दिए लो, अब इसको क्या करें, इसमें हम लोग डाले लो तो ये देखा गया कि इसके बाहर भी आकर के जमा हुआ और अंदर भी आकर के जमा हुआ, मतलब अंदर बाहर दोनों हो गया, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, सॉर्प्शन कहलाएगा। अब यहाँ मान लीजिए एब्जॉर्प्शन हुआ था, इसको हम लोग हीट कर देंगे लो तो यह हट जाएगा, तो इसके हटाने का जो प्रोसेस होगा वह डीजॉर्प्शन कहलाएगा। और यह मेटल का यदि बना हो और इसके सरफेस पे कोई गैस आकर के जमा होगा तो यही प्रोसेस अवकुलजन कहलाएगा। आई होप कि आपको सभी अब वर्ड्स अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमको नहीं लगता है कोई डाउट्स होगा, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। और जिसमें अभी आपको क्या बताया, हमारा यह हो गया डस्ट पार्टिकल आकर के इसके सरफेस में जो भी जमा होता है यह सब क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन। हम लोग डेली सुबह उठ के फेस वॉश करते हैं लोग, क्यों करते हैं हम लोग, बिकॉज हम लोग का जो भी दिन उनमें घूमते रहते हैं लोग, वो हमारा डस्ट पार्टिकल आकर हमारे सरफेस पे जमा हो जाता है, फेस पे जमा हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं लोग, फेस वॉश करते हैं लोग। तो हटाने के लिए हम लोग जो काम करते हैं लोग वो डीजॉर्प्शन हो जाएगा। और डेली दिन में वो बिन बुलाए बराती बन जाता है, मतलब बिना बुलाए हुए डस्ट पार्टिकल आकर के हमारे फेस पे जमा हो जाता है। तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। अब हम लोग का जिसमें कपड़ा को जब कलर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं लोग, इंक में डाई में डाल देंगे लोग। तो डाई में डालते हैं तो जो भी कपड़ा होता है, क्लोथ्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अंदर और बाहर दोनों से कलर होते हैं, तो वह प्रोसेस सॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि वह दोनों फिनोमेना होता है। जबकि वहीं आप क्या कीजिएगा कि हम लोगों का ऐसे देखा जाए, चौक को जब पानी में डालिएगा तो वो तो केवल अंदर एब्जॉर्ब करता है, वो बाहर तो आता नहीं है, तो वह प्रोसेस क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ देखिए जिसमें एब्जॉर्प्शन क्या बताइएगा, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि बल्क में नहीं होना चाहिए उसके, रदर देन बल्क, मतलब उसके केवल सरफेस पे स्पेसी आकर के जमा हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा जी, और ये जो पदार्थ जमा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट। और जो जमा करता है उसको क्या कहेंगे लोग, एडजॉर्बेंट कहेंगे लोग। अब यहाँ डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो सबसे पहले यह सरफेस फिनोमेना होता है, और यह क्या होगा, यह बल्क फिनोमेना होता है, मतलब यह बाहर वाला होगा या अंदर वाला होगा। और यह occurs ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, यह किस पे एडजॉर्ब होगा, ओनली सरफेस के एडजॉर्बेंट को होगा। ये बॉडी के मटेरियल का मतलब क्या होगा, बीचों बीच में आ जाएगा, थ्रू पार्ट में हो जाएगा। और ये क्या होगा, इन दिस फिनोमेना द कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेस, मतलब क्या होता है, एडजॉर्बेंट डिफरेंट होगा, मतलब फर्स्ट टाइम कम होगा, जैसे जैसे जाएंगे लोग वह अलग हुआ। प्लस बल्ब के जैसे जैसे पास में जाएगा वैसे वैसे ज्यादा मिलेगा, उसके बाहर कम मिलेगा। इसमें क्या होता है, होल फिनोमेना में मतलब पूरे बॉडी के पार्ट में सेम कंसंट्रेशन, जिसमें अभी हम यहाँ बनाए हुए हैं, तो यहाँ इसके पास में जाएगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, दूर जैसे जाएंगे कंसंट्रेशन कम होगा। और इसमें क्या होता है, पूरे बॉडी में कंसंट्रेशन एक समान मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट्स रेट ऑफ मतलब कि हाई, जिसमें इसका जो रेट होता है हाई बिगनिंग एंड देन डिक्रीजेज, मतलब जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है उसका रेट शुरू में तो फास्ट होता है, जैसे जैसे यह फिनोमेना अकर्स होगा वैसे वैसे इसका रेट क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। और इसमें रिमेन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रेट में इसके जनरली कोई चेंज नहीं होता है। अब यहाँ से पूछा है कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का कॉज क्या होगा। तो सबसे पहले होता है, जिसमें हम लोग सबको एक गिलास ऑफ वाटर ले लिए लोग। अब एक गिलास हम लोग जब पानी लिए हैं लोग, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ का जो वाटर मोलिक्यूल होगा इसको सभी तरह से बैलेंस फोर्स लग रहा होगा, मतलब सभी ऑल डायरेक्शन में फोर्स यहाँ लग रहा होगा। जबकि यहाँ का जो पार्टिकल्स होगा इसको नीचे तरह से फोर्स लग रहा है, बट ऊपर से इसमें फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऊपर से क्या करता है, हमने फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ से बाहर से डस्ट पार्टिकल को बुला लेते हैं। तो यहाँ का जो होता है बाहर वाला होता है अनबैलेंस फोर्स होता है,
जबकि यहाँ क्या होता है, बीच वाले में बैलेंस फोर्स होता है। तो यहाँ ऑन बैलेंस अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, एडजॉर्प्शन का फिनोमेना शो करता है। यही तो लिक्विड में हो गया। मेटल में क्या होता है ना, मेटल हो गया, हम लोग आयरन का मान लिया कोई एक मेटल ले लो, तो ये तो ऐसे बना होता है। अब इसका वैलेंसी ऐसे क्या होता है, ऐसे सब जगह लास्ट वाला में फ्री वैलेंसी होता है। तो मेटल के केस में मतलब क्या बताइएगा, जिसमें इन सॉलिड में हो गया, तो सॉलिड में क्या बताइएगा कि जो टर्मिनल पार्टिकल्स होते हैं उसका वैलेंसी फ्री होता है, इसलिए एडजॉर्प्शन का फिनोमेना शो करता है। जबकि मेटल के केस में क्या बताइएगा, मेटल के केस में सॉरी लिक्विड के केस में जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं उस पे को ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा रहता है, तो अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए एडजॉर्प्शन का फिनोमेना शो करता है। एक कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, अनबैलेंस और रेसिडुअल एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द एडजॉर्बेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एडजॉर्बेंट पार्टिकल ऑन द इट्स सरफेस। मतलब जो भी अनबैलेंस फोर्स होता है उसको बैलेंस करने के लिए एडजॉर्प्शन की घटना शो करता है। और इंथैल्पी ऑफ क्या होता है, इंथैल्पी एंड इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। मतलब ऐसे हमसे पूछेगा इंथैल्पी और इंट्रोपी एडजॉर्प्शन के दौरान कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि यह एडजॉर्प्शन जो फिनोमेना होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। जो भी होगा अब आप ही खुद सोचिए, जिसमें गिलास में जब पानी लाते हैं तो हम लोग उसको थोड़ी कहते हैं यार 10 पार्टिकल ला करके तू जमा हो जाओ, ये तो खुद से आकर के जमा हो जाता है। हम तो परेशान रहते हैं उस चीजों से, हम अपने फेस से ही आता है, अपना फेस पे 10 पार्टिकल ला के नहीं जमा होता है, तो हम लोग का फेस वॉश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता, यानी कि वो भी खुद से आगे होते रहता है। तो ये सब जितना होता है एडजॉर्प्शन मतलब कि जो भी होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। आपको पता है कि जब भी स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल जी का वैल्यू उसका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्लियर है। तो डेल जी का वैल्यू निगेटिव होगा तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। और हम लोग का एक रिलेशन पढ़े हैं, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। एक और आपको याद है, जो भी हमारा एडजॉर्ब पार्टिकल है, एडजॉर्बेंट का जो पार्टिकल है आके एडजॉर्बेंट से जुट रहा है। और हम लोग यह भी जानते हैं जब जुटता है कोई भी मतलब कि फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन के लिए डेल एच का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमको ये भी निगेटिव में चाहिए और ये निगेटिव होता ही है, तो डेल एच इक्वल टू क्या हो गया, निगेटिव हमको चाहिए, ये निगेटिव है तो बच क्या गया टी और डेल एस। तो आपसे पूछेगा डेल एस का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो डेल एस का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि क्या होता है, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। सपोज होता है क्या है कि यहाँ बाहर जब भी जो भी पार्टिकल्स होगा वो तो अनबैलेंस मतलब वो क्या होता है, बॉन्ड बनाया रहता है। सपोज गैसेस के पार्टिकल वो बाहर फ्री होता है, तो फ्री होगा तो मोशन फास्ट करेगा, तो उसका मोशन जब ज्यादा यानी कि रेंडमनेस ज्यादा होगा, और जब रेंडमनेस ज्यादा होगा तो उसका इंट्रोपी ज्यादा होगा। जैसे ही आके इसके साथ जुड़ जाएगा तो उसका इंट्रोपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और इंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा, पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब यह सिंपल से फंडा हो गया कि निगेटिव बराबर होगा निगेटिव, माइनस माइनस हो गया प्लस यानी कि टी। और जो भी हमारा फैक्टर होगा किस पे डिपेंड करेगा, टी पे। और जो टी वाला वैल्यू होगा ये लो होगा तब तो यह रिजल्ट ओवरऑल निगेटिव मिलेगा। और यह हम लोग हाई कर देंगे तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि यह प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में आएगा तो यह प्लस रिजल्ट होगा, और प्लस हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि सिंपल सी बात है कि रिजर्प्शन की फिनोमेना में डेल जी निगेटिव चाहिए, डेल एच निगेटिव होता है, डेल एच निगेटिव होता है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर। तो क्या बताइएगा, लो टेम्परेचर फेवर करता है एडजर्प्शन का, और हाई टेम्परेचर किसको फेवर करता है, डिजर्प्शन का। क्लियर है। तो डेल एच इसके लिए क्या लगे चला गया, निगेटिव ही होगा। डेल जी के वैल्यू में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो निगेटिव चाहिए। और यहाँ क्या होता है, आपस में जुड़ता है तो इसका इंट्रोपी भी डिक्रीज करता है, यानी कि भी निगेटिव होता है। तो इसीलिए डेल जी, डेल एच एंड डेल एस ऑल आर निगेटिव वैल्यू होता है। तो आप अब क्या बताइएगा, यह एडजॉर्प्शन का प्रोसेस किस पे चलेगा, लो टेम्परेचर फेवर एडजॉर्प्शन और हाई टेम्परेचर फेवर डिजॉर्प्शन। क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए कंपेरिजन ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, मतलब जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है टू टाइप्स का होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है और एक केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वंडर वाल फोर्स के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन ड्यू टू वंडर वाल फोर्सेस। और केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन पर डिपेंडेंट। केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई बॉन्ड नहीं बनता है, वंडर वाल फोर्स के कारण से वो एक दूसरे से जुड़ा होता है।
और यह नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता है क्योंकि इसको कोई चाहता नहीं है, होते रहता है। और यहाँ केमिकल बॉन्ड बनता है तो इसको चाहा जाता है, बिकॉज हम लोगों से क्या होता है, बॉन्ड आसानी से बन जाता है और बॉन्ड बनने के कारण से वो कंपाउंड का फॉर्मेशन। इसमें यहाँ आपको देखा जाता है कि N2O2 का हम लोग रिएक्शन कराने के लिए आयरन का पीटी का कैटालिस्ट के रूप में से यूज करते हैं लोग। तो मान लीजिए कि हमारा मेटल का सरफेस हो गया, गैसेस बाहर घूम रहा है, तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग देखा जाएगा ऐसे मान हम लोग बना दिए तो यहाँ इसका वैलेंसी खा लेता है, तो यहाँ N2 आके जमा हो गया और यहाँ H2 जमा हो गया। दोनों बेचारा पहले दूर दूर था तो इसमें ताक झाक तो हो नहीं रहा था, जैसे ही आके इसके साथ जुड़ेगा तो इसके कारण से दोनों पास पास आएगा, पास पास आएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, डेली ताक झाक हुआ तो दोस्ती हो जाएगा, दोस्ती होगा मतलब बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा तो NH3 का फॉर्मेशन है। जस्ट ले आप ही देखते हो, मान लीजिए किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब नया नया रिलेशन होता है तो उसके जो पड़ोसी होता है उसके साथ भी आपका रिलेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसके घर में डेली जाते हैं तो उसको भी बार बार देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि उसके साथ भी आपका दोस्ती हो जाता है। तो वही होगा, ये नेचर में स्पेसिफिक होता है क्योंकि मेटल का सरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें गैसेस आके एडजर्व हो जाती है और कुछ समय के बाद से वो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसीलिए जो केमिकल एडजर्प्शन होता है यह रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पेसिफिक नेचर होगा और यह नॉन स्पेसिफिक होगा। और यहाँ बॉन्ड नहीं बनता है तो इसीलिए हम लोग टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे बाहर निकल जाता है, टेम्परेचर घटाएंगे तो आकर के जुट जाता है, एडजर्व हो जाता है। तो यह रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब कि जमा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और यहाँ बॉन्ड एक बार बन जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं ना इरिवर्सिबल होता है, आसानी से फिर वापस नहीं जाएगा। यह क्या होता है सर, मतलब गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, ये भी गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब दोनों में गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें वह गैसेस आसानी से एडजर्ब होगा जो लिक्विफाइड आसानी से हो सके, मीन्स फिजिकल और एडजर्प्शन दोनों में, केमिकल दोनों में से आपसे पूछा जाए तो दोनों बताइएगा कि गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, बट फिजिकल एडजर्प्शन में वह गैसेस जल्दी आके एडजर्ब होता है जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाए, और केमिकल एडजर्प्शन में वह गैसेस आसानी करके एडजर्ब होता है जो केमिकल बॉन्ड बना सके, मतलब कि जो सरफेस है उसके साथ रिएक्ट आसानी से कम कर सके। क्लियर है? अब इसका जो होता है इंथैल्पी, मतलब जानते हैं कि जब बॉन्ड अच्छे से बनेगा नहीं तो इसका जो बाहर निकलने वाला जो एनर्जी होगा वो कम होगा, क्योंकि अच्छा बॉन्ड होगा तब ना अच्छा एनर्जी निकलेगा। तो इसलिए वीक बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए इसके बीच का जो एनर्जी बाहर निकलना होता है 20 to 40 किलोजूल पर मोल होता है, जबकि इसमें अच्छा खासा केमिकल बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसका एनर्जी क्या होता है 80 to 240 किलोजूल पर मोल हो जाता है। क्लियर है? और इसमें क्या होता है, यह लो टेम्परेचर फेवर करता है एडजर्प्शन, एंड क्या होता है लास्ट में डिक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जबकि यह हाई टेम्परेचर फेवर करता है एडजर्प्शन क्या, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। थोड़ा सा यहाँ से बाय मिस्टेक होता है, मतलब यह क्या होता है टेम्परेचर को बढ़ाने से पहले बढ़ता है देन आफ्टर घटने लगता है, मतलब केमिकल फिजिकल एडजर्प्शन तो टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एडजर्प्शन ऑलवेज घटेगा। लेकिन वही यदि केमिकल एडजर्प्शन की बात करेंगे तो केमिकल एडजर्प्शन क्या होता है, टेम्परेचर यदि हम लोग बढ़ाते हैं हम लोग तो यह शुरू में बढ़ता है और देन आफ्टर कुछ समय के बाद से घटने लगता है। ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए एक एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी से इतना चाहिए और उतना तक देते हैं तो बढ़ता है, और एक्टिवेशन एनर्जी से जैसे ही ज्यादा होता है तो इसका रेट फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो बस याद रखिएगा फिजिकल एडजर्प्शन टेम्परेचर के साथ उसका डिक्रीज करता है, जबकि केमिकल एडजर्प्शन टेम्परेचर के साथ पहले तो इंक्रीज करता है देन आफ्टर डिक्रीज करना रहता है, बिकॉज इसमें होगा इसके लिए कोई एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ लिखा भी है इसके लिए एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए इसमें टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है देन आफ्टर इन्वर्सली हो जाता है। इन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, एवी डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, दोनों का दोनों सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। इंक्रीज करता है सरफेस एरिया के साथ और यह भी इंक्रीज ही करेगा सरफेस। सिंपल सी तो बात है, बड़ा से मान लिया हमारे पास सरफेस होगा तो एडजर्व होने वाला 10 पार्टिकल पे ज्यादा ही आके एडजर्व होगा, छोटा सरफेस होगा तो छोटा ही आके एडजर्व होगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट आपको पॉइंट देखना है, इट रिजल्ट इनटू द मल्टी मोलिकुलर लेयर, मतलब इसमें जस्ट लाइक चुंबक की तरह बिहेव करना है। मान लिया हम लोग का इसमें देखते हैं एक पेज हो गया, ऐसे हम लोग बना दे, सपोज अभी ऐसे देखेंगे, मान लिया ऐसे हम लोग चुंबक आप लोग कहेंगे, एक इधर सिक्का रख देते हैं उसके साइड चुंबक, ऐसे इसको गोल गोल घुमाते होंगे लोग,
ये 2 पेज 3 पेज से पेज बढ़ाते जाते हैं, उसके चुंबक का जो अट्रैक्शन होता है, मैग्नेट जो होता है उसका अट्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। एट लास्ट कंडीशन में मैग्नेट का डिक्रीज मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स का होता है नेग्लिजिबल हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, उसी तरह से यहाँ भी होगा, जब सरफेस होगा तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कि एक आकर के जमा होगा, फिर आकर के दूसरा इस पे जमा हो जाएगा, फिर इसी तरह तीसरा आएगा, मतलब कि रेट क्या होगा, इसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो, लेकिन जमा एक के बाद दूसरा हो सकता है। लेकिन बॉन्ड बनाने की बात है तो बॉन्ड बनाने में एक दूसरे से बॉन्ड बनेगा, इसके बाद उससे तो फिर इसका डायरेक्ट नहीं बॉन्ड बन सकता है। इसीलिए जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है यूनिमोलिकुलर लेयर में रहता है और यह मल्टीमोलिकुलर लेयर में रहता है। एक फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, तो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, प्रेशर और x/m मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, x/m क्या होता है जी, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचे तो देखा गया कि शुरू से प्रेशर बढ़ाया गया तो डायरेक्टली हो, मतलब ये भी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ा, देन आफ्टर धीरे धीरे घटने लगा और एट लास्ट में कांस्टेंट हो गया। तो ये एक्सटेंट ऑफ प्रेशर मतलब क्या होता है, यह एडजर्वेंट हो गया, अमाउंट ऑफ एडजर्वेंट, और यह क्या हो जाएगा, मास ऑफ एडजर्वेंट। तो आपको मतलब कि एम मास एडजर्वेंट पे एक्स का एडजर्वेंट का कितना मास जमा होता है वो उसका क्या कहलाता है, एक्सटेंट ऑफ एडजर्प्शन कहलाता है। तो शुरू में क्या देखा गया कि वो डायरेक्टली हो गया, यानी कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, देन आफ्टर धीरे धीरे डिक्रीज किया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो ये 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया और यह 3 हो गया। तो फ्रेंडलिक ने क्या बताया कि x/m यदि लो प्रेशर का वैल्यू लो होगा तो x/m जो होगा डायरेक्टली होगा प्रेशर के, यानी कि के पी के बराबर हो जाएगा। दूसरा बताया कि x/m का वैल्यू जो होगा सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए होगा, सेकंड के लिए उन्होंने क्या बताया कि x/m का जो वैल्यू होगा ये के पी टू द पावर 1/n के बराबर होगा, मतलब कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m लेकिन 1/n के होता है। और थर्ड नंबर होता है x/m जो होता है बराबर होता है सेचुरेशन प्रेशर, मतलब पी नॉट के, मतलब कि इसका नाम क्या देते हैं, सेचुरेशन प्रेशर। आपसे कोई पूछा सेचुरेशन प्रेशर क्या होता है तो बताइएगा वह मतलब प्रेशर होता है जिससे कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मान कांस्टेंट होता है, मतलब प्रेशर को बढ़ाने के बाद x/m पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एक कांस्टेंट हो जाता है, मतलब उसमें घटता बढ़ता नहीं है, तो वही प्रेशर क्या कहलाता है, सेचुरेशन प्रेशर कहता है। तो इस लाइन के बाद जितना भी प्रेशर आपका होगा वो सब सेचुरेशन प्रेशर को डिनोट करेगा। अब इसके हम लोग क्या करना है, वैलिडिटी चेक किया गया। अब यहाँ देखिए इसी के नाम का दिया हुआ है सेचुरेशन प्रेशर, पीएस के नाम से हम लोग जानते हैं एट कांस्टेंट। तो वैलिडिटी इसका चेक किया गया कि जिसमें x/m का तो मान कांस्टेंट हो रहा है, तो इसको दोनों साइड इस इक्वेशन में क्या कर दिएगा, लॉग को ले लिया गया। तो जब दोनों साइड लॉग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग x/m इक्वल टू लॉग के प्लस क्या हो जाएगा, लॉग p की टू द पावर 1/n। तो लॉग x/m इक्वल टू पावर है तो पहले आ जाएगा तो 1/log p और प्लस का आ जाएगा log k। अब इसके लिए ग्राफ आपको खींचना होगा तो किसके बीच में हो जाएगा, ये तो हमारा y हो गया, इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग m कहते हैं, लो x हो गया और प्लस का हो गया c, y इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ कैसे होता है, अब ऐसे जाएगा तो ऐसे ग्राफ को बनाते हैं, थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू tan थीटा के बराबर होगा और tan थीटा का वैल्यू 1/n के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको देखा जाता है कि जिसमें यहाँ डैश से क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो लो प्रेशर होता है काफी ज्यादा कम प्रेशर होगा तो उसमें एडजॉर्प्शन का फिनोमेना होता ही नहीं है, उसको ना अल्ट्रा क्लीन सरफेस के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन नहीं होता है, इसीलिए डैश करके बाद में इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ से एक और होता है जिसमें अब ये 1/n है, इसका वैल्यू देखा गया है कि किसके बीच में हो सकता है, 0 to 1 के बीच में ही हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाला गया है तो 0.1 to 0.5 के बीच में आता है। हमसे मतलब कोई पूछता है कि 1/x का वैल्यू क्या हो सकता है तो 0 से लेकर के 1 के बीच में हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होता है 0.1 से 0.5 के। अब ऐसे कोई कहता है कि 1 और 0.5 के बीच में ही क्यों है, क्योंकि देखिए थर्ड नंबर कंडीशन में क्या हो रहा है कि p के पावर 0 आ रहा है और फर्स्ट नंबर कंडीशन में क्या है p के पावर 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 था
और यहाँ पे 0 होगा, नहीं कि इसका वैल्यू किसके बीच में मैच कर आएगा, 0 से 1 के ही बीच में आएगा। यहाँ से ग्राफिकली से जैसे आप निकाल सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, नहीं कि उसका सिंपल से है कि वैल्यू कहाँ आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल देखा गया 1 से 0.1 to 0.5 के बीच में ही आता है। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ दे दिए हुआ एन का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 होगा और इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू दिया होना चाहिए। ऐसे तो इसमें नहीं दिया हुआ, छूट गया है, ठीक है। आई होप कि आपको अब यहाँ तक इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। 1/n log c हो गया, उसको c कंसंट्रेशन के रूप में ले लिया हुआ है, तो इसीलिए प्रोडक्ट x/m वर्सेस log c का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे आ जाएगा। हाँ, यहाँ देखें दिया हुआ है बिटवीन 1/n लाइज क्या करता है, 0 to 1, जहाँ के इसका इंटरसेप्ट पॉइंट हो जाएगा। अरे नेक्स्ट आपको देख लेना है फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड। मतलब कि गैस का एब्जॉर्प्शन सॉलिड पे जो होता है वो कैसे कैसे इफेक्ट हो सकता है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। नेचर ऑफ गैस बीइंग मतलब एब्जॉर्ब, मतलब कौन सा गैस पे एब्जॉर्ब होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। कि गैस विथ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, जो गैसेस होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, एंड इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। और आपसे पूछा है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो एक वैसा टेम्परेचर होता है जिसपे किसी गैसेस को लिक्विड बनाया जा सकता है। उससे हायर टेम्परेचर पर तो नहीं बनाया जा सकता, उससे लोअर टेम्परेचर होगा तो बनाया जा सकता है। मतलब वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल का काम करता है कि जिसमें वो बॉर्डर का सपोज मान के चलें कि आपको एक बॉर्डर का काम करता है, उतना तक टेम्परेचर तो होगा तो उसका हम लोग लिक्विड बना सकते हैं, उससे अधिक कर देंगे तो उससे लिक्विड हम लोग नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट। मतलब कि आप सिंपल सी है कि सरफेस एरिया जैसे में क्या हो जाएगा, कोई ऐसा सरफेस आ गया जो स्मूथ है जिसको एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, तो उस पर तो एब्जॉर्ब होगा नहीं। जी क्या होगा, वैसा सरफेस होना चाहिए जिसका एब्जॉर्ब करने का रेट ज्यादा हो। तो नेचर पे भी डिपेंड करेगा, और सरफेस एरिया छोटा होगा तो कम ही होगा, ज्यादा होगा तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द एब्जॉर्प्शन, जितना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा। प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज करता है प्रेशर के साथ में, फिर बाद में डिक्रीज होता है। और टेम्परेचर से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इधर एक्सोथर्मिक होता है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उल्टा काम करता है। मतलब यह एक्सोथर्मिक मतलब टेम्परेचर निकलता है तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो यह घटेगा, घटाइएगा तो बढ़ेगा। मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल याद रखना है कि उल्टा, मतलब खुश होने वाला बेचारा का काम नहीं होता है। और ये निकल रहा होगा, जिसमें मान लीजिए जिसके पास पैसा ज्यादा है और उसका पैसा दीजिएगा तो गुस्सा जाएगा, तो इसीलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल उसी में होगा। और इसके पास पैसा ज्यादा है, उससे पैसा मांगिएगा तो खुश होगा, दीजिएगा तो दुखी होगा। तो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी इसमें से निकल रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी इसको देंगे लो तो ये खुश हो जाएगा, एनर्जी निकालते लो तो इसलिए टेम्परेचर देंगे लो तो इसका एब्जॉर्प्शन का रेट डिक्रीज होगा। और वाइस वर्सा मतलब उल्टा, टेम्परेचर घटाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। हम लोग देखते हैं कैटालिस्ट। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कैटालिस्ट क्या होता है जी, तो कैटालिस्ट एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, बट उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये देखिए इसमें KClO3 होगा, इसको फॉरेन सब्सटेंस क्यों कहते हैं लोग, तो KClO3 होगा से बना कर रहा है KCl+O2। बट इसमें देखिएगा तो इसमें हम लोग बाहर से एक ऐसा सब्सटेंस को यूज किया है लोग जो इस रिएक्शन के रेट को चेंज तो कर रहा है बट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और कैटालिस्ट का सबसे पहले टर्म बर्जेलियस ने दिए हैं, तो बर्जेलियस के द्वारा कैटालिस्ट को दिया गया है। और उनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि कैटालिस्ट एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को चेंज तो करता है बट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करेगा जी, जो कैटालिस्ट के कैटालिटिक टेंडेंसी को इंक्रीज कर देगा वो प्रोमोटर कहलाएगा। पॉइजन मतलब तो आपको पता ही है, जो जहर घोल देना है। इसमें होता है क्या, जैसे मान लीजिए हमारा एक कैटालिस्ट हो गया, इसमें दो को काम कर सकता है, एक प्रोमोटर होता है और एक पॉइजन होता है। तो प्रोमोटर क्या करेगा कि जिसमें कैटालिस्ट जो भी काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है, ये क्या करेगा, जाके शाबाशी दे देगा, कहते वाह वाह तू चलो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। मतलब इसके कैटालिटिक टेंडेंसी को जो इंक्रीज करता है वो प्रोमोटर कहलाता है। और ये क्या करेगा, ये अच्छा कर रहा है तो भी इसको अपोज करेगा और खराब कर रहा है तो भी कहेगा। मतलब ये कुछ भी कर रहे हैं, इसके काम क्या है, उसमें जहर घोल देना। मतलब कहेगा कि तू
अच्छा नहीं कर रहा है, इसको अपोज करेगा तो वह क्या कहलाएगा, पॉइजन कहलाएगा। इसमें N2 प्लस H2 हो गया, ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, NH3 होता है। तो इसमें हम लोग आयरन कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हैं हम लोग, मॉलिब्डेनम प्रोमोटर के रूप में यूज होता है, और इसमें हम लोग एथी करते हैं लोग, सॉरी मोलिब्डेनम, हाँ प्रोमोटर हो गया, और एक इसमें कैटालिस्ट हम लोग यूज कर एथी पॉइजन करते हैं लोग, जो बिस्मथ होता है, यह किससे काम करता है, पॉइजन का काम करता है। तो यह इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो भी होता है हैबर्स प्रोसेस में आयरन कैटालिस्ट हो गया और एमओ प्रोमोटर का काम करता है। और जिसमें यह होमो अब कैटालिस्ट जो होता है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक हम लोग क्या कहेंगे लोग, होमोजीनियस कैटालिस्ट, और एक को हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट कब कहेंगे लोग, जब रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट कैटालिस्ट हो, दोनों सेम स्टेट में होता है तो वह होमोजीनियस कैटालिस्ट कहलाएगा। और रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों 2 डिफरेंट स्टेट में हुआ तो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट कहलाएगा। तो आपसे जब भी पूछेगा होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम स्टेट इज कॉल्ड होमोजीनियस, एंड reactant and catalyst are 2 different state is called heterogeneous catalyst। इस प्रोसेस का नाम याद करना है कि यह हैबर्स प्रोसेस होता है, यह ओस्टवाल प्रोसेस होता है, और यहाँ से इसका इस मतलब ये प्रोसेस नहीं होता, एक और लीड चेम्बर प्रोसेस होता है, उसको भी ध्यान में रखना है। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, मतलब हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट का एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या होता है, तो जो हमारा मेटल्स होते हैं उसका फ्री वैलेंसी होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये आकर के इंटरमिक्स होगा, उसके बाद से ये आकर के इस पर जमा होता है, फिर मतलब एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन होने के बाद से इसमें रिएक्शन होता है, मतलब ये आपस में आकर के इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद से आपस में बॉन्ड बनेगा, और एट लास्ट में डिजॉर्प्शन होता है, मतलब यहाँ दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी ऐसे छूटा हुआ है, क्लियर है। या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट, जैसे आपको पता है कि किसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट हम लोग कहते हैं लोग। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, मतलब आपस में मिल जुल जाना। उसके बाद से एडजॉर्प्शन होगा, और फिर से ऑकरेंस हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन बनता है, उसके बाद डिफ्यूजन हो जाएगा, फिर डिजॉर्प्शन होता है, लास्ट में डिफ्यूजन हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग का इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, सॉलिड कैटालिस्ट का इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, तो एक एक्टिविटी की तरह बिहेव करता है, मतलब उसके एबिलिटी क्या होता है, कैटालिस्ट के मतलब रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देना है, और एक सिलेक्ट करता है, इट क्या करेगा, इस डायरेक्ट मतलब प्रोडक्ट को ना देकर किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, मतलब रिएक्टेंट कौन सा है तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा उसको सिलेक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद से क्या हो गया, इंजाइम, इंजाइम एक प्रकार का होता है सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट होता है, ठीक है, और वह एक जियोलाइट होता है। तो ऐसे सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट क्या होता है, वह जियोलाइट का ही एक पार्ट होता है। तो जियोलाइट सबसे पहले आपसे अभी पूछा है तो बता देना है कि जियोलाइट इज अ सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट, और उसका सबसे पॉपुलर से एग्जाम्पल क्या होता है, इंजाइम होता है, मतलब यूरिया को तोड़ने के लिए भी एक प्रकार का कैटालिस्ट का ही यूज किया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम, इंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो एक प्रकार के आपको बायोलॉजी में भी मतलब डाइजेस्टिव के लिए कैटालिस्ट हम लोग इंजाइम कैटालिस्ट का यूज करते हैं हम लोग। तो इंजाइम फॉर्म ए कोलाइडल सोल्यूशन इन अ वाटर एंड हेंस दे आर वेरी एक्टिव कैटालिस्ट। या इंजाइम को वाटर में करके जिसमें आप लोग इनो जो भी यूज करते हैं वो सब क्या होता है, इंजाइम ही होता है। लाइक इन ऑर्गेनिक कैटालिस्ट दे कैन नॉट डिस्टर्ब द फाइनल स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम रिवर्स रिएक्शन, मतलब जो भी हमारा कैटालिस्ट होता है इक्विलिब्रियम पे कोई मतलब इफेक्ट नहीं डालता है, इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने में हेल्प करता है, जल्दी इक्विलिब्रियम को ला देता है। उसके बाद से दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये ज़्यादातर हाईली स्पेसिफिक होता है। वन कैटालिस्ट कैन नॉट बी कैटालाइज मोर देन वन रिएक्शन, एक कैटालिस्ट मतलब एक से अधिक बार इसको कैटालाइज नहीं करता है। दे आर हाईली स्पेसिफिक टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हाईली स्पेसिफिक होता है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी कि उससे ज़्यादा जब टेम्परेचर हुआ तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब डीएक्टिवेटेड हो जाएगा एट 70 डिग्री सेल्सियस। एक स्मॉल क्वांटिटी अगर हम इंजाइम कैटालिस्ट का डालते हैं ना तो ये सफिशियंट होता है लार्ज चेंज के लिए, मतलब थोड़ा सा भी अगर इसका मात्रा डालिएगा लो तो ये अधिक चेंज के लिए भी एक सफिशियंट होता है। और यह सनलाइट के साथ मतलब यूवी लाइट मतलब सनलाइट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये क्या होता है, इनसफिशियंट इज डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
ये इलेक्ट्रोलाइट को प्रोड्यूस के लिए इनसफिशियंट होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन, एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें सुक्रोज को इन्वर्टेज करते हैं तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में मिलता है, तो पता है। जब हम लोग मल्टोज को भी करेंगे, लेक्टोज हो गया, ग्लूकोज को जैमेज करेंगे तो इथाइल अल्कोहल देगा, पेप्सिन हो गया, और ये सब याद रख लेना ऐसे जनरली। उसके बाद से हमारा क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट का जो मैकेनिज्म होता है की एंड लॉग थ्योरी पे बेस्ड होता है। अब मतलब मेनली ऐसे 2 का स्टेप में दिया हुआ है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट ऑफ द सब्सटेंस, जिसमें ऐसे आपको की एंड लॉग थ्योरी क्या होता है ना, ये ताला चाबी का कंसेप्ट आपको पता ही है। ये हमारा मान लीजिए कि क्या हो गया, ऐसे हम लोग ऐसे एक ताला बना देते हैं। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, चाबी हम लोग ऐसे लगा देंगे लोग, अभी चाबी क्या करेगा, इसके अंदर प्लस शिफ्ट हो जाता है, जैसे ताला में लगाते हैं ना, और फिर से इसके बाद में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है ये टूट जाता है, 2 भागों में बट जाता है। तो इसलिए एंजाइम कैटालिस्ट को क्या कहते हैं लोग, एक की एंड लॉग थ्योरी पे डिपेंड करता है। और को एंजाइम क्या होता है, ये भी जिसमें को एंजाइम एक सर्टेन सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है, विच कैन इंक्रीज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम आर नोन एज को एंजाइम। मीन सिंपल से आपको याद रखना है कि को एंजाइम क्या होता है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो एंजाइम के एक्टिविटी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, इंक्रीज कर देता है, उसी को हम लोग को एंजाइम कहते हैं लोग। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है कोलाइड्स। तो कोलाइड्स क्या होता है जी, जिसमें सोल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब भी आपको सोल्यूशन मिलेगा तो सोल्यूशन को लोग क्रिस्टलाइड्स कह सकते हैं लोग, कोलाइड्स कह सकते हैं लोग, और सस्पेंशन कह सकते हैं लोग, ठीक है। तो क्रिस्टलाइड्स कब करेंगे लोग, जब सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल साइज कितना होगा, 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होगा। कोलाइड्स कब करेंगे लोग, जब 10 एंगस्ट्रॉम से जो भी होगा 10 एंगस्ट्रॉम से बड़ा हो और 1000 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो, तो वह क्या कहलाएगा, कोलाइड्स कहलाएगा। और सस्पेंशन किसको कहेंगे लोग जी, सस्पेंशन के लिए होता है जब 1000 एंगस्ट्रॉम से क्या होगा, बड़ा होगा, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, कोलाइड्स सस्पेंशन कहलाएगा। जैसे में सेंड वाटर सस्पेंशन हो जाएगा, मिल्क या चॉक वाटर, डस्ट वाटर, ये सब क्या कहलाएगा, कोलाइड्स होगा। और क्रिस्टलाइड क्या होगा, जो सॉल्टी वाटर हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया, ये सब होगा क्रिस्टलाइड होगा। प्योर सोल्यूशन जो होता है वो सब क्रिस्टलाइड हो जाएगा। एक कोलाइड्स क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, जिसमें जो मिल्क होता है भी पता है आपको, हेट्रोजीनियस ही होता है। इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज ए वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस। मतलब हेट्रोजीनियस होता है लेकिन देखने में लगता नहीं है कि वह हेट्रोजीनियस है। कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज इन द क्या होता है, रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर नहीं, मतलब कि यहाँ एंगस्ट्रॉम होता है, 10 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, 1 to 100 नैनोमीटर। क्लियर है। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होगा, एक कोलाइडल सोल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इन व्हिच डिफाइंड सब्सटेंसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एज डिस्पर्स फेज इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें जो सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन हम लोग जानते हैं हम लोग कैसे मिला कर बना होता है, एक तो सॉल्यूट होता है प्लस एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं लोग तो सोल्यूशन बनता है। तो जो सॉल्यूट होता है उसको हम लोग कोलाइड्स के काम, जिसमें सोल्यूशन को कोलाइड्स कह देंगे लोग। तो सॉल्यूट को क्या कहेंगे लोग, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को क्या कहेंगे लोग, डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर है। तो इस तरह से लोग डिस्पर्स फेज क्या होगा, जो मतलब कोलाइडल सोल्यूशन में जो कम होता है वो डिस्पर्स फेज कहलाएगा, जो उसमें ज्यादा होता है वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा। क्रिस्टलाइट तो आपको बता ही दिए कि वो क्या होता है, वैसा सोल्यूशन होगा जो एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर जाए, वो सब क्रिस्टलाइट होता है। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन को हम मेनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि आप किसके बेसिस पे बांट रहे हैं। तो हम लोग स्टेट के अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशन को टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। गैस एंड गैस नहीं रखते हैं बिकॉज वो होमोजीनियस नेचर का होता है।
तो सॉलिड इन गैस हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड और लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड। तो इस सबका आप नाम याद कर लीजिएगा किसके लिए क्या कहेंगे लोग। जिसमें सॉलिड इन गैस हुआ तो एरोसोल, सॉलिड इन लिक्विड हुआ तो सोल होगा, सॉलिड इन सॉलिड हुआ तो सॉलिड सोल हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड होता है तो जेल हो जाएगा। इसी तरह से याद करना और एग्जाम्पल पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस देना है, बिकॉज एग्जाम्पल से हमको क्वेश्चन आते रहते हैं। अब यानी वन डिस्पर्स फेज इज ए सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज द आइदर क्या होता है लिक्विड कोलाइडल सिस्टम इज नोन एज द सोल। जिसमें अब इसी को अलग अलग करके डिफाइन कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के नेचर के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग क्या कहेंगे लायोफिलिक और एक को क्या कहा जाएगा लायोफोबिक। मतलब इंटरेक्शन मतलब क्या होता है जो सॉलिड हो गया और सॉल्वेंट हो गया वो आपस में किस तरह से अट्रैक्ट करता है एक दूसरे के आधार पर, उसके अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशन को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जाएगा लायोफिलिक किसको कहेंगे लोग, तो जिसके पार्टिकल के बीच में मोर अट्रैक्शन होगा वो लायोफिलिक हुआ, और जिसके पार्टिकल के बीच में लेस अट्रैक्शन होता है वो लायोफोबिक होता है। तो यहाँ आपको बस याद लायोफिलिक में क्या हो जाएगा सॉल्वेंट मतलब लविंग होता है और लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट रिपेलिंग होता है। तो इसके पार्टिकल के बीच में मोर अट्रैक्शन होता है, इसके पार्टिकल के बीच में रेस रेपल अट्रैक्शन होता है। इसको इजीली बनाया जा सकता है क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसको इजीली नहीं बनाया जा सकता है। यह जनरली रिवर्सिबल होता है और ये जनरली इरिवर्सिबल होता है। क्लियर है। तो ऐसे सब देख लिए मीन सॉल्वेंट दिस सब्सटेंस व्हिच व्हेन मिक्स विद ए सुटेबल सॉल्वेंट एट द डिस्पर्सन मीडियम डायरेक्टली फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर कॉल्ड लायोफिलिक सब्सटेंस and this solution thus formed is called lyophilic solution. They are also called the interacting colloidal solution, intrinsic colloidal solution। यही कहा जाएगा extrinsic colloidal solution। क्लियर है। तो आपको तो समझ में आ गया, बस ऐसे थोड़ा बहुत डिफरेंस याद रखना है कि इसको मोर अट्रैक्शन इसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच मोर अट्रैक्शन होता है, इसमें लेस अट्रैक्शन होता है। इसे इजी प्रिपेयर किया जा सकता है, इसे इजी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। इजीली कोगुलेट होता है, इजीली कोगुलेट नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देख लेना है गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर ये सब उसका हो जाएगा और मेटल एंड देयर सल्फाइड ये सब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्सन फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशन को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया, मल्टी मोलेकुलर कोलाइड्स, मैक्रो मोलेकुलर कोलाइड्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स मतलब मिसेल। तो आपसे पूछा जाएगा मल्टी मोलेकुलर कोलाइड्स क्या होता है, जिसमें कोलाइडी पार्टिकल का जो भी मतलब स्मॉल पार्टिकल मिल करके एक बड़े पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब मिलता है छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ करके एक बड़ा पार्टिकल कोलाइडी पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है, वो क्या कहलाएगा मल्टी मोलेकुलर कोलाइड। जिसमें सल्फर सोल हो गया, गोल्ड सोल हो गया, ऐसे में। मैक्रो मोलेकुलर कोलाइड क्या होगा जब कोलाइडी पार्टिकल का जो डिस्पर्स फेज होता है वो बड़े बड़े मोलेकुल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे मैक्रो मोलेकुलर कोलाइड्स कहलाएंगे। और नेचुरल माइक्रो मोलेकुलर क्या हो जाएगा, इसमें जितना बायोलॉजिकल टर्म होता है ये सब नेचुरल हो जाएगा। और मैन मेड में क्या हो जाएगा पॉलीथीन, नायलॉन ये सब जो होता है वो मैन मेड हो जाएगा। एसोसिएटेड क्या होता है जब कोई भी मतलब कि सेम टाइप ऑफ स्मॉल पार्टिकल एसोसिएट होके कोलाइडी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या कहलाता है एसोसिएटेड कोलाइड्स कहलाता है। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल्स क्या होते हैं मिसेल्स होते हैं। ये दोज कोलाइडल सॉल्यूशन व्हिच बिहेव्स क्या होता है एज ए नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन सो कोलाइडल प्रॉपर्टी एट ए हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स of collided dimension. Such compounds are also referred to as क्या होता है associated colloidal surface active agent like soap and synthetic detergents। इसमें जितना भी सब पार्टिकल्स होते हैं वो सब क्या कहलाता है लायोफिलिक मतलब कि एसोसिएटेड कोलाइडल पर, जिसमें आपको जानते हैं सोप एंड डिटर्जेंट जो भी होता है वो एक प्रकार का मिसेल फॉर्मेशन पर ही बेस्ड होता है। और देखा गया कि मिसल बनाने के लिए एटलीस्ट 100 मोलेकुल रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम लोग CMC कहते हैं। मतलब मिसल बनाने के लिए कम से कम जितना मोलेकुल का रिक्वायरमेंट होता है वो क्या कहलाता है CMC कहलाता है।
क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। और मिसेल जिस टेम्परेचर पे बनता है वह टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है। तो जो भी हमारा सर्फ एंड साबुन होता है उसका दो पार्ट होता है, एक सर्फेक्टेंट होता है। अब इसमें उसमें जो होता है क्या है, एक पोलर पार्ट होता है जिसमें CMC जो बोले थे वो दिया हुआ है। अब दे उसमें दो पार्ट कौन कौन सा होता है, जिसमें ऐसे हम लोग बनाएंगे लोग, यहाँ O- होता है जिसमें यहाँ O- दिया हुआ है। तो इसमें दो होगा, एक पोलर होता है जिसमें बाहर वाला पोलर हो गया, अंदर वाला नॉन पोलर हो गया। तो एक को जो पोलर पार्ट होता है इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं लोग, वाटर लविंग। और जो नॉन पोलर वाला यह पार्ट होता है वह हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलिंग होता है। सोप एंड डिटर्जेंट दोनों पार्ट्स अवेलेबल होता है, वाटर लविंग एंड वाटर रिपेलिंग। अब प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करें, जिसमें आपको ये चीज़ तो पता है कि हम लोग एक इसमें क्रिस्टलाइट पढ़ लो जिसका 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा था, एक सस्पेंशन पढ़ लो जो 1 एंगस्ट्रॉम से जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा था, और कोलाइड तो इसके बीच वाला में होता है। यानी कि देखिए हमारे पास 3 गो है, एक मान लीजिए इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है। तो हमसे कहना है बीच वाला बनाना है। तो बीच वाला हम लोग क्या करके बना सकते हैं, या तो इसमें और हम लोग जोड़ जोड़ के इसके बराबर आ सकते हैं, या फिर इसको तोड़ तोड़ के इसके बराबर कर सकते हैं। तो इसी तरह कोलाइडल सोल्यूशन बनाने का दो मेथड होता है, एक तो डिस्पर्सन होता है और एक कंडेंसेशन होता है। तो हम लोग का डिस्पर्सन देखना है, तो एक होता है ब्रीडिंग आर्क मेथड, मतलब वो डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों का एग्जाम्पल होता है। यानी इलेक्ट्रो डिस्पर्सन एक दिया हुआ है जिसमें इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ब्रीडिंग आर्क मेथड कहते हैं। मतलब होता है क्या, दो मेटल रॉड लेते हैं लोग, उसको वाटर लेते हैं, इसके अंदर बाहर हम लोग आइस बात करते हैं ताकि इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखें। और उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं लोग, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब कि इसको स्पार्किंग किया जाता है। तो जब भी मतलब मेटल रॉड को आप स्पार्क करेगा तो इसके अंदर यह टूटता है, टूट के क्या करता है छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाता है, और वही पार्ट जमा होकर के एक इलेक्ट्रोकोलाइडिक पार्टिकल के बराबर होता है, जो कि क्या कहलाता है, ब्रीडिंग आर्क मेथड कहलाता है। क्लियर है। तो ब्रीडिंग आर्क मेथड जो डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों का अच्छा खासा एग्जाम्पल होता है। इस मेथड हम लोग केवल नोबल मेटल सोल्ट, जिसमें जो नॉन रिएक्टिव मेटल होता है केवल उसी को बना सकते हैं लोग। मेटल मतलब रिएक्टिव मेटल सोल्ट को नहीं बनाया जा सकता है, बिकॉज एक्टिव मेटल्स में सोडियम पोटेशियम इस सब को रखिएगा तो इस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इस मेथड से हम लोग एक्टिव मेटल सोल्ट को नहीं बनाया जा सकता है। आइस बात इसलिए किया जाता है ताकि यह टेम्परेचर मतलब वाटर का हीट हो तो यह क्या हो, वेपोराइजेशन से बचा रहे। तो अगर पूछता है कि आइस बात क्यों किया जाता है, बिकॉज वेपोराइजेशन से बचाने के लिए। ऑक्सीडेशन का होता है, जब हम नॉन मेटल के सोल्यूशन में किसी को ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो ये सब तो आपको ये पता है कि यह बन जाएगा। ये भी सल्फर हो गया तो सल्फर वेपोराइज का सोल ही होता है। उसके बाद से रिडक्शन के द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं लोग, किसी मेटल को रिड्यूस करके भी यहाँ गोल्ड सोल को बनाया जा सकता है। हाइड्रोलाइसिस के भी द्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें आयरन का हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो ही बन जाएगा। ये आयरन सोल होता है, निगेटिव सोल होता है, तो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा बन सकता है। डिस्प्लेसमेंट के द्वारा बन सकता है, डबल डिकम्पोजिशन के द्वारा बन सकता है, जिसमें यह हो गया इसको डिस्प्लेस करके डिकम्पोज कर देंगे तो भी एक सल्फर सोल बन जाता है। अब सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके हम लोग बना सकते हैं, जिसमें P4 और A सेट होता है। उसको अगर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं लोग, एल्कोहल में डाल लेते हैं लोग, उसके बाद से फिर उसमें वाटर में डाल देते हैं लोग। तो उस तरह से भी वो क्या करता है, जिसमें दिया सल्फर डिजॉल्व इन एल्कोहल, तो वो क्या बनाता है, पहले तो वह प्योर क्रिस्टलाइट बनाएगा, फिर से उसको वाटर में डाल देंगे तो कोलाइड्स बना लेगा। तो सॉल्वेंट को चेंज करके भी हम लोग कोलाइडी सोल्यूशन बना सकते हैं। एक्सचेंज कूलिंग मतलब ठंडा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, कोलाइडी सोल्यूशन को बनाया जा सकता है। एक होता है पेप्टाइजेशन, तो कोलाइडी मतलब कि जो भी होता है पेप्टाइजेशन मतलब क्या होता है, जमाना होता है। तो क्रिस्टलाइट को कह सकते हैं, उसको जमाने का जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस क्या कहलाएगा, पेप्टाइजेशन कहलाएगा। देखिए कन्वर्टिंग ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। मतलब जब भी कोई भी सोल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे लोग, जो प्रेसिपिटेट होगा प्रेसिपिटेट को कोलाइडी सोल्यूशन में बदलने का जो प्रोसेस होता है वह पेप्टाइजेशन कहलाता है। और जो भी सब्सटेंस हम लोग बाहर से यूज करते हैं लोग वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे इसमें होता क्या है कि जिसमें AgCl का मान लिया कोई प्रेसिपिटेट है AgI का, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक पदार्थ KI डाल देते हैं लोग। तो KI जैसे ही डालिएगा तो KI कैसे टूटेगा जी, K++ I- में टूटेगा।
तो AgI के जो सरफेस होता है इसमें जो कॉमन होता है इन दोनों में वो इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो ये न्यूट्रल से चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के कारण क्या होता है फिर सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है। तो इसको प्रेसिपिटेट से हम लोग क्या बना लिए लोग, कोलाइडल सोल्यूशन बना लिए लोग। तो ये जो पदार्थ हम लोग बाहर से यूज किए लोग, जो सब्सटेंस यूज कर लिए, यही सब्सटेंस क्या कहलाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता है। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है। जब पेप्टाइजेशन तो समझ में आ गया, पेप्टाइजिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए मेनी मेथड्स हैं। सबसे पहला होता है डायलाइसिस, जो कि हम लोग बायोलॉजी में भी यूज करते हैं लोग, मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। डायलाइसिस क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन को प्रिपेयर करने का जो एक मेथड होता है। इसमें लोग एक सोल्यूशन लेते हैं लोग, एक बैग ले लेते हैं लोग। जो बैग होता है ये SPM का बना हुआ रहता है। इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकुलर ट्रू सोल्यूशन ले लेते हैं, इसको वाटर में डिस्टिल कर देते हैं और डाल देते हैं लोग। तो इससे तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, इसको अलग किया जा सकता है। तो यह प्रोसेस डायलाइसिस कहलाता है। और ये जो बैग होता है, यह बैग का नाम क्या होता है, डायलाइजर होता है। मतलब डायलाइसिस के प्रोसेस में जो बैग यूज होता है वह बैग क्या कहलाता है, डायलाइजर कहलाता है। और जो बैग होता है एक मेम्ब्रेन, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बना होता है, SPM के बना होता है। और इलेक्ट्रोडायलाइसिस क्या होता है, जो डायलाइसिस प्रक्रिया मतलब यदि क्या कहते हैं, जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के उपस्थिति में किया जाता है, तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस कहलाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग देखा गया है कि आज इसमें अल्ट्रा मतलब क्या होता है, पूर्णतः मतलब 100%। तो यदि कंप्लीट फिल्टर किया जाएगा तो वह फिल्ट्रेशन क्या कहलाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाएगा। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे तो पहले इसका ब्राउनियन मूवमेंट है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है जी, कोलाइडल पार्टिकल जो हो गया है जिग जैग जो इसका मोशन होता है वही ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। जिसमें यानी जिग जैग कोलाइडल से कैसे जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं ना, इसमें जब आप क्या कीजिएगा, ये टिंडल इफेक्ट्स क्या होते हैं, जब भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास कीजिएगा तो वो लाइट कोलाइडल पार्टिकल का तो साइज थोड़ा बहुत बड़ा ही होता है, तो वह क्या करेगा, इसके पार्टिकल पर जैसे ही पड़ेगा ना तो लाइट डिस्पर्स हो जाता है, मतलब लाइट में फैलाव हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है। तो जब कोलाइडल पार्टिकल के अंदर लाइट में स्कैटरिंग होता है, फैलाव होता है, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो लिखने वाले का लिखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनसाइड कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब जो जिससे हम लोग चेक करते हैं, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है, और जो यहाँ हम लोग लेंस यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, टिंडल कोन कहलाता है। क्लियर है। और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, केटाफ्रोसिस होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बताएगा, मतलब इसी को केटाफ्रोसिस भी कहते हैं लोग। मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। मतलब चार्ज कोलाइडल पार्टिकल इसमें क्या हो गया, इसके लिए ऐसे बनाते हैं लोग, इसमें हम लोग कोलाइडल पार्टिकल डाल देंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जोड़ देंगे लोग। तो इसमें कोलाइडल पार्टिकल का दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो एनोड की तरफ मूव करेगा, निगेटिव चार्ज होगा तो कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ केटाफ्रोसिस कहते हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइड क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस से यह पता लगाया जा सकता है कि यह कौन सा चार्ज सोल है, निगेटिव चार्ज सोल है या पॉजिटिव चार्ज सोल है। क्योंकि यदि एनोड की तरफ आकर जमा हो रहा होगा तो निगेटिव चार्ज सोल होगा, कैथोड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज सोल होगा। क्लियर है। अब इसमें तो ऐसे 1 मिनट अभी है। अब यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, एक हार्डी-स्क रूल होता है। हार्डी-स्क रूल क्या होता है जी, ये हमें बताता है जिसमें कोगुलेशन के लिए जिसमें कितना अमाउंट चाहिए। कोगुलेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हार्डी-स्क रूल है। कोगुलेशन अब आपको ऐसे पूछेगा क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े थे पेप्टाइजेशन। मतलब पेप्टाइजेशन क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होता है उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको पेप्टाइजेशन कहते हैं लोग। और कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट बनाने का जो प्रोसेस होता है वह कोगुलेशन कहलाता है।
ये कोगुलेशन मतलब एग्रीगेशन होता है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट बनाने का प्रोसेस होता है। और उसमें जो एजेंट यूज करते हैं लोग पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता है, और इसमें जो एजेंट यूज करते हैं लोग कोगुलेटिंग एजेंट कहलाता है। तो उसमें जस्ट उसके उल्टा होता है, जिसमें अभी हमने यहाँ क्या यूज किया था लोग, AgI का सोल्यूशन था, तो इसमें KI यूज किए थे लोग, तो क्या बन गया था, AgI के सरफेस पे I माइनस आ गया था। अब यहाँ AgI का कोई कोलाइडल सोल्यूशन होगा, H+ होगा, तो इसमें लोग K यूज कर देंगे लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AgI बन जाएगा प्लस KI बन जाएगा। तो यहाँ से फिर अलग हो, यानी कि फिर से प्रेसिपिटेट बन गया, तो यही क्या कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है। और जो हमने यहाँ से बाहर से सब्सटेंसेस किए हैं, यह क्या कहलाएगा, कोगुलेटिंग एजेंट कहलाएगा। और हार्डेस्ट सोल्यूट क्या कहता है कि कोगुलेशन जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोगुलेटिंग आयन के ऊपर से जो चार्ज होता है वो उसके, तो यानी क्या अपोजिट चार्ज आयन इफेक्टिव होता है कोगुलेशन के, मतलब कि प्लस चार्ज सोल होगा तो निगेटिव वाला होगा, निगेटिव चार्ज सोल होगा तो पॉजिटिव चार्ज सोल होगा। क्लियर है। तो देखिए कहता है कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द क्या होता है यूज ऑफ कोगुलेशन, मतलब जितना ही ज्यादा चार्ज बढ़ेगा कोगुलेशन के लिए वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। जिसमें यहाँ Al3 प्लस Ba2+ से ज्यादा होगा, Na+ से ज्यादा होगा, या उसका कोगुलेटिंग पावर बता रहे हैं, या 4 माइनस हो गया 3 2 1 ऐसे आ जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 होगा। तो हार्डेस्ट सोल्यूट क्या कहता है कि कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली होता है चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका पावर कोगुलेट करने का उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ द कोगुलेटिंग वैल्यू इज कॉल्ड कोगुलेटिंग पावर, मतलब जो को अब सिंपल सा है यार, जब पावर आपका बढ़ा है, जिसमें देखते हैं मूवी में हीरो का संख्या ज्यादा होता है कि गुंडा कहीं ज्यादा होता है, विलन कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि हीरो तो अकेला होता है, विलन सब 10 20 50 होता है अलग। तो पावर आपका बढ़ेगा तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इलेक्ट्रोकाइनेटिक और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल, मतलब ये क्या होता है, एक पोटेंशियल क्रिएट करता है, जिसमें अब यही जो बनेगा ना, तो देखा गया कि जिसमें AgI हो गया, इसके सरफेस पे आई है, तो के बेचारे क्या करेगा कि कहाँ कहीं आवारा की तरह घूमे करेगा, अब इसका तो कोई काम है नहीं, तो इसी तरह से इसके गोल गोल घूमने लगता है, तो गोल गोल घूम करके एक लेयर बना लेता है। तो एक लेयर जो होता है इसी को लोग क्या कहते हैं लोग, केटा पोटेंशियल के नाम से कहते हैं लोग। और यह जो होता है डबल लेयर में घूमता रहता है, 2 लेयर बनाता है, इसीलिए इसको डबल लेयर पोटेंशियल भी कहा जाता है, और जेटा पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रो पोटेंशियल हो गया, और जेटा पोटेंशियल हो गया डबल लेयर पोटेंशियल भी इसको कहा जाता है। इसका जो लेयर होते हैं फिक्स होते हैं, डिफ्यूज लेयर और अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। कोगुलेशन तो समझ में आ गया। कोगुलेटिंग वैल्यू भी क्या होता है, जिसमें कोगुलेशन पावर बढ़ेगा तो कोगुलेटिंग वैल्यू घटेगा, दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली होता है। गोल्ड नंबर का होता है कि 1 ml कोई सोल्यूशन होगा, उसके 10% NaCl के सोल्यूशन में 10 ml बिलियन डालने पर जो उसका नंबर रिक्वायर्ड होता है कोगुलेट होने के लिए, वह उसका क्या कहलाता है, गोल्ड नंबर कहलाता है। इमल्शन क्या होता है, जिस लिक्विड इन लिक्विड के डिस्पर्सन और डिस्पर्सन मीडियम दोनों जब लिक्विड होगा तो वह क्या कहलाता है, इमल्शन कहलाता है। इमल्शन 2 टाइप का होता है, एक आयल इन वाटर होता है, एक वाटर इन आयल होता है। आयल इन वाटर मतलब क्या हो गया कि डिस्पर्स फेज आयल होगा और डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा, और इसको कहा जाएगा डाइल्यूट करने के लिए। तो इसमें मतलब जो नीचे होता है उससे डाइल्यूट करते हैं, मतलब इसको O/W कहेंगे लोग। इसमें वाटर मिला के इसको डाइल्यूट किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया मिस वेनिशिंग क्रीम हो जाएगा, और W/O क्या हो जाएगा, इसमें ऑयल मिला करके इसको डाइल्यूट किया जाएगा, जिसमें एग्जाम्पल हो गया बटर। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जिसमें दी प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जब मिल्क फट जाता है तो उसमें लोग बाहर से कोई सब्सटेंस डाल देते हैं लोग, तो वही प्रोसेस इमल्सिफिकेशन कहलाती है। प्रोसेस ऑफ द मेकिंग इमल्सन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, जिसमें दूध फटा हुआ को बचाने के लिए जो यूज किया जाता है। और इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, जिसमें जो बाहर से पदार्थ के यूज करते हैं, जिसमें सोडा वोडा यूज करते हैं लोग, जिससे कि फटा हुआ दूध भी बच जाता है। दिस सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन द स्टेबलाइजिंग इमल्सन आर कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। और इमल्सिफाइंग एजेंट मेनली क्या यूज करते हैं, सोप होता है, डिटर्जेंट होता है, और मस्ट मतलब फ्रीक्वेंटली यूज एज इमल्सिफिकेशन। और डीमल्सिफिकेशन मतलब कि उसको जस्ट उल्टा हो गया, इमल्सन का उल्टा, द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द इमल्सन
into its constituent liquid is called demulsification. It is carried out by the centrifugation, freezing, boiling और chemical method which क्या होता है destroyed by the emulsifying agent. Application of colloids. colloids का application क्या होगा? swag disposal, मतलब swag disposal में होता है, purification of drinking water, स्मोक प्रेसिपिटेशन में, मेडिसिन में, टेनिंग में और रबर ऐसे इंडस्ट्री में इस सब में इसका यूज किया जाता है. अब डिफरेंस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन. यह होमोजीनियस होता है, यह दोनों हेटेरोजीनियस होते हैं. इसका कोलाइडल पार्टिकल साइज मतलब कि 1 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है. इसका 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है. यह 100 नैनोमीटर या 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है. इसको फिल्टर नहीं जनरली किया जा सकता है, यानी कि यह पास हो सकता है. ये ऑर्डिनरी फिल्टर के तो पास कर देगा, बस अच्छा फिल्टर पेपर होगा तो उसको पास नहीं कर सकते हैं. और इसको फिल्टरेट हम लोग कर सकते हैं. ये क्या होता है, ये टिंडल इफेक्ट नहीं देता है, यह टिंडल इफेक्ट देता है. और ये भी टिंडल इफेक्ट जनरली नहीं देता है, बिकॉज ये क्या होता है, यह नीचे जाकर जम जाता है. और यह कहते हैं इट हैज हाई वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देता है, मतलब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हायर वैल्यू होता है, या लो वैल्यू होता है. और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का काफी लो वैल्यू होता है, मतलब ये प्रेसिपिटेट बन जाता है. और ये क्या होता है, इसका पार्टिकल जो होता है हम लोग अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं लोग. और इसका जो होता है पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब कैसे होता है. और इसका जो पार्टिकल होता है ये तो हमें अपने आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है, मतलब सीन आई के द्वारा देख सकते हैं. तो ओके, थैंक्स. आज का लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा. आज का लेक्चर थोड़ा सा फिजिकल था, मतलब पूरा फुल्ली मतलब लैंग्वेज ही था. तो थोड़ा सा जैसा भी आपको लगा हो, लेकिन आपको पता है कि मेडिसिन जो होता है अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है और बीमारी होती है. तो इसीलिए यह क्या होता है, शॉर्ट नोट है थोड़ा बहुत, और बोरिंग भी हो तो भी आपको देखना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए क्या होता है, यह मेडिसिन की तरह काम करेगा. एग्जामिनेशन में मार्क्स को बेहतर करेगा. ओके, थैंक्स.